हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपको बताने जा रहा हूँ। रिसेंट भी कुछ मामले और पहले से भी ऐसे बहुत सारे मामले आते रहे हैं जिनके बिहाफ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ वीडियोस देख करके समझने लगते हैं हमें सब कुछ पता है और गलती कर जाते हैं। देखिए, जब तक वैवाहिक विवादों के अंतर्गत आप ये समझेंगे नहीं कि आइडियल सिचुएशन क्या है और प्रैक्टिकली क्या होता है, तब तक आप गलती पे गलती करते जाएंगे और अपने मामलों को और खराब करते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मामला मेरे पास कल आया। उस मामले में उनका कहना था, साहब मेरा एक मेंटेनेंस का केस चल रहा था, मैंने उस मेंटेनेंस के केस में बहुत सारे जजमेंट लगाए। तो उन्होंने मुझे जजमेंट का नाम भी गिनाया, मुझे याद भी नहीं है, 4-5-6 जजमेंट के नाम बता दिए। ये जजमेंट है इस हाई कोर्ट का, वो जजमेंट है उस हाई कोर्ट का। इन सब में यह है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिला और फिर भी कोर्ट ने मेरा मेंटेनेंस बांध दिया। तो क्या मुझे इसे चैलेंज करना चाहिए? मैंने उनसे ये पूछा एक सवाल। मैंने कहा, आप तो मुझे बस ये बता दो, आपकी पत्नी किसी जॉब में है या उनकी कोई इनकम रिकॉर्ड पर है? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा, तो फिर तो मेंटेनेंस बंद नहीं है, आप कितनी जजमेंट दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रैक्टिकल बात यह है, आप जो जजमेंट देखते हैं वो जजमेंट आपके या तो हाई कोर्ट के होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। कई बार उनकी कंडीशंस मैच नहीं करती, कई बार उनके सेक्शंस मैच नहीं करते, और अगर सब कुछ मैच भी कर जाए उसके बाद भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पावर पे होता है कि वो जजमेंट को माने या ना माने। जजमेंट दे देने से श्योरिटी नहीं हो जाती कि आपका मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। सत्यता तो यह है कि अगर आप पत्नी की कोई भी इनकम साबित नहीं कर पाते और आपकी इनकम रिकॉर्ड पे है, तो जितनी आपकी इनकम रिकॉर्ड पे है उसके अनुसार आपके ऊपर मेंटेनेंस बंधेगा। और अगर आपने खुद को बेरोजगार दिखाया हुआ है और आपकी कोई इनकम रिकॉर्ड पे नहीं है तो एक मिनिमम मेंटेनेंस बंधेगा, लेकिन बंधेगा। अब कई बार लोग मेरे को ऐसे कमेंट कर देते हैं कि सर आप तो नेगेटिव बोल रहे हो। नेगेटिव क्या बोल रहे हो, सच बोल रहे हैं। अगर मैं यहीं पे उटपटांग वीडियो बनाने लग जाऊं, सबको अरे मोटिवेट करूं, भाई कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, खाल उधेड़ देंगे, बाल उधेड़ देंगे, और आगे जाकर के इंट्री मेंटेनेंस के बाद जब ऑर्डर बनेगा क्या करोगे? हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिस प्रकार के वीडियोस देख करके ओवर एक्साइटेड रहते हैं लेकिन बाद में मेंटेनेंस बन जाता है। पता नहीं कितने अनगिनत केस ऐसे मेरे पास आ चुके हैं। तो रियलिटी आपको पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग जजमेंट्स को गलत जगह पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी पिटीशन फाइल कर रहे होते हैं या अपना रिप्लाई फाइल कर रहे होते हैं या अपनी अपील फाइल कर रहे होते हैं, अपनी रिवीजन फाइल कर रहे होते हैं और उसके अंदर जजमेंट कोट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कोई भी सही लॉयर आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करेगा। एडमिशन के टाइम पे कभी कोई जजमेंट नहीं बोले जाते कोर्ट में, ना जजमेंट इस तरह से भरे जाते हैं। ये उल्टा और नेगेटिव कर देता है आपके मामले को। और जो सही लॉयर है, जिसको पता है कि हाँ भाई प्रैक्टिस कैसी होती है, उसकी तो अपनी भी तो प्रेस्टीज है, वो इस तरह की चीजें बोलेगा तो जज साहब उसको क्या कहेंगे, कोर्ट क्या कहेगी कि तुम तो लॉयर हो, ये तो एक लेमैन है, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्या चीज किस स्टेज पे यूज होती है। इसलिए वो लॉयर आपको मना भी करेगा कि नहीं भैया, इस स्टेज पे नहीं चलेगा ये। मेरे साथ बहुत होता है ऐसा। तमाम प्रकार के वीडियो देख करके लोग आते हैं, कहते साहब ये मेरी तरफ से 10 जजमेंट है या 20 जजमेंट है, मेरी पिटीशन फाइल होनी है, उसमें सारे लगा दो। हम उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं, बोले भैया ये लेके जाओ और जिससे आपको फाइल करवाना है करवा लो, हम नहीं करेंगे। आप अगर तरीके से चलोगे तो हम करेंगे। जजमेंट का यूज कहाँ होता है? जब आप किसी चीज पे आर्ग्यू करते हो, आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आप एक पर्टिकुलर जजमेंट कोट कर सकते हो, उसकी कॉपी जज साहब को दे सकते हो, उस पर रिलाय करने को कह सकते हो, और वो भी एक लिमिटेड एक्सटेंट में, 2 जजमेंट 3 जजमेंट। ये थोड़ी 20-20 जजमेंट आप उस समय पर बोलोगे। ना आपको इतना समय मिलता है ना मौका मिलता है। जितना मौका मिलता है, जितना टू द पॉइंट चलोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, एडमिशन हो रहा है केस का, नए केस का डाइवोर्स में, और कह रहे हैं जजमेंट बोलो। जब डाइवोर्स का एडमिशन होता है उस समय कोर्ट जस्ट इतना पूछता है, हाँ भाई शादी कब हुई थी, कब से अलग रह रहे हो, चलो हो गया एडमिशन। इसमें क्या जजमेंट देने? कई बार होता है कॉग्निजेंस के टाइम पे, डिस्चार्ज के टाइम पे लोग बोलते हैं जजमेंट दो क्वेश्चन के। भाई करने तो जा रहे हो आप डिस्चार्ज, जजमेंट लगाएं क्वेश्चन के? मतलब इस तरह की इरिलीवेंट चीजें हम नहीं कर सकते ना, कोई भी नहीं कर सकता, ना कोर्ट मानेगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक लेमैन है, उनका एक मामला चल रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि साहब हमारी तरफ से क्वेश्चन फाइल होनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपके फादर या मदर को गलत तरीके से गिल्टी बनाया गया, एक्यूज बनाया गया, आप इसकी क्वेश्चन में जा रहे हैं। और वो बोले मेरे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं इसके क्वेश्चन के। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप बताओ। उन्होंने जब बताना शुरू किया, पहला ग्राउंड उन्होंने बताया कि मेरे फादर मदर बहुत बूढ़े हैं। अब आप मुझे बताओ, जस्ट इस आधार पे कि माँ बाप बूढ़े हैं क्वेश्चन हो जाएगी? कोई अभियुक्त है, कोई बूढ़ा आदमी किसी का मर्डर कर दे, उस बूढ़ा आदमी को छोड़ दिया जाएगा जस्ट इसलिए कि क्यों बूढ़ा है? आप एक क्रिमिनल केस में जा रहे हो, आपके माँ बाप के ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है ना। अब उसमें ये तो कोई ग्राउंड नहीं हो सकता कि वो बूढ़े हैं। फिर मैंने कहा और बताओ जी, उनको ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये भी ग्राउंड नहीं हो सकता।
ठीक है, ये हम लिख देंगे एज ए सपोर्टिव स्टेटमेंट, वो एक अलग बात हो गई। बट ये प्रॉपर ग्राउंड तो नहीं हो सकता क्वेश्चन का कि ये बीमारी है। अगर कोई आदमी कोई ऑफेंस कर रहा है और वो ये कहे मुझे तो बीमारी है, मुझे छोड़ दिया जाए, तो क्या छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ा जा सकता, क्रिमिनल में ऐसा नहीं चलता। तो ये भी कोई ग्राउंड नहीं हुआ। अब इसी तरह से उन्होंने मुझे कई बातें बताई और कोई भी बात रिलीवेंट नहीं थी एक्चुअली। अब क्वेश्चन में रिलीवेंट होता क्या है? क्वेश्चन में कोई ट्रायल तो लड़ना नहीं है। हाँ, एक उन्होंने मुझे ग्राउंड ये बताया कि भाई ऐसा था, पत्नी का एक अफेयर पकड़ में आ गया था। जब उस अफेयर को हमने उसको बोला, उसके बाद जाके उसने अपने मायके में सारे केस कर दिए। अब ये कहानी तो आपको पता है, ये कहानी एफआईआर में थोड़ी है कहीं। एफआईआर में तो लड़की की कहानी है, और जो लोअर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है वो एफआईआर के बाद जो चार्जशीट आई थी उसके आधार पर लिया है। तो ये कहानी कहां से आप डाल दोगे क्वेश्चन में बीच में? इसके लिए तो फिर ट्रायल चलाना जरूरी हो जाएगा कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ये भी ग्राउंड नहीं हो सकता क्वेश्चन का। तो फिर क्वेश्चन का ग्राउंड क्या हो सकता है? क्वेश्चन के लिए कोर्ट कभी भी डिटेल में नहीं जाएगी, और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक नहीं 10 बार कह चुका कि भैया क्वेश्चन के टाइम पे मिनी ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। यानी क्या ग्राउंड हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। जो आपकी एफआईआर है अगर वो देरी से दर्ज हुई है, ये एक प्राइमा फेसी ग्राउंड होता है कि भाई लड़की छोड़ के गई आज और 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद वो एफआईआर दर्ज कर रही है, तो इतनी देरी से कि उसने दर्ज कराई। ये ग्राउंड हो सकता है क्योंकि इससे उसकी इंटेंशन पता चलती है। इसके अलावा उसने जो आरोप लगाए उसमें अगर उसने ये बोल दिया कि सब मुझसे दहेज मांगते थे, सब मारते पिटते थे, मतलब कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर उसने कोई घटनाएं बताई, उनका डेट टाइम उसने नहीं लिखा, ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर पत्नी आपके साथ रही ही नहीं है, 2 दिन रही और चली गई, ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। इसके अलावा यदि पत्नी ने जो घटनाएं दिखाई हैं उन घटनाओं की तिथि पर आप उस शहर में थे ही नहीं, वो प्राइमा फेसी रिकॉर्ड आपके पास है, ये भी आपका क्वेश्चन में ग्राउंड हो सकता है। तो यानी क्वेश्चन में वो ग्राउंड हो सकते हैं जिनको कोर्ट आपकी चार्जशीट और एफआईआर को पढ़े और कोर्ट को लग जाए कि हाँ भैया मामला नहीं बनता। ये नहीं जिसके लिए कोर्ट तहकीकात करे कि वो एडल्ट्री में थी या नहीं थी, या तहकीकात और कुछ करे, या इरिलीवेंट ग्राउंड हो कि हम तो बीमार हैं। ऐसा नहीं चलता। ये सारी चीजें जस्ट क्लाइंट के कहने पे अधिकतर लोग लिख देते हैं, लेकिन ये ग्राउंड नहीं हो सकते कभी क्वेश्चन के। तो उम्मीद करता हूं आप सारी बात समझे होंगे कि अननेसेसरी हम अगर जजमेंट लगाएंगे अननेसेसरी जगहों पर, अननेसेसरी स्टेज पर, तो उसका केवल नुकसान ही होगा। दूसरा, जजमेंट केवल आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे आप कोर्ट कीजिए और वहां पे भी लिमिटेड जजमेंट्स ही कोर्ट कीजिए। तो अगर आप एक तरीके से एक लिमिट के अंदर चलेंगे और टू द पॉइंट चलेंगे तो आपको जीत मिलेगी। अदरवाइज आप यही कहते रहेंगे मैंने तो सारे जजमेंट लगाए थे फिर भी मेरा मेंटेनेंस बन गया, मैंने तो सारे जजमेंट लगाए थे फिर भी मेरी क्वेश्चन नहीं हुई। क्योंकि आपकी क्वेश्चन होना और आपके ऊपर मेंटेनेंस ना लगना, इसका डायरेक्ट संबंध जजमेंट से नहीं होता। ये सब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पावर पे है, और जजमेंट भी अगर आप गलत जगह पे यूज करते हो, गलत स्टेज पे यूज करते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जजमेंट को सही जगह पे यूज करोगे, सही संख्या में यूज करोगे, तभी उन जजमेंट से आपको कुछ फायदा मिल सकता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।